ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। भाई लोग बड़े स्लो आ रहे हैं, तो 10 ही लोग आए मतलब। तो देखिए, कल अपन जो बात कर रहे थे, पेज नंबर 45, कारण कार्य रेश डॉक्टर उज्ज्वला शाह। इसमें अपन ने एक एक दो तीन चौथा जो ऊपर से पैराग्राफ है उसमें अपन ने पढ़ा था, हाथ एक पुद्गल स्कंद है, पेन दूसरा पुद्गल स्कंद है, स्याही और ही स्कंद है, और कागज तो उससे भी भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद है। इन सारे ही स्कंदों का परस्पर में अन्योन्याभाव है, उनकी एक दूसरे में नास्ति है, अपने अपने में अस्थि है। जिनकी जहां उपस्थिति ही नहीं है वहां का कार्य वे कैसे कर सकते हैं। अर्थात जहां उनकी अस्थि है, अस्थि किसमें है? स्वयं में ही है। तो वो जो भी कार्य करेंगे स्वयं में ही करेंगे, पर में नहीं कर सकते। फिर नीचे है, अरे पार्टिसिपेंट और कम होते जा रहे हैं भाई, 11 हो गए थे, फिर 10, फिर 9। तो शास्त्र में तो वर्णन आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता। चलते समय पैर जमीन को छूते तक नहीं। ये उन्होंने चिट्ठी लिखी अपनी बेटियों को, तो बेटियों ने क्या जवाब लिखा? सुनकर तुम कहोगी, माँ क्या तुम हमें मूर्ख समझती हो? तुम कुछ भी कहोगी और हम बिना वजह तो मान लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटियों, हम यहाँ लौकिक भाषा नहीं बोल रहे हैं, आगम की और अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। हमने बहुत बार देखा था कि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वचतुष्टय होता है, अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव होता है। देखो, अपन वैसे बोलचाल की भाषा में उनमें जो स्वभाव वर्ड बहुत यूज करते हैं, बस उनका स्वभाव जरा गर्म है, उनका स्वभाव ठीक नहीं है, उनका चिड़चिड़ा स्वभाव है। तो जाने अनजाने में हम इस शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमारा उसमें उनकी जो वर्तमान में जैसी उनका व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसी को अपन टारगेट करके उनका स्वभाव बता देते हैं। लेकिन वास्तव में वो जो स्वभाव है वो तो एक पर्याय का है, जिस पर्याय में जीव और शरीर साथ रहते हैं। लेकिन अलग अलग देखें तो उद्गल द्रव्य का अपना स्वभाव है और जीव द्रव्य का अपना स्वभाव। कोई भी द्रव्य अपना स्वचतुष्टय छोड़कर पर चतुष्टय में यानी पर द्रव्य के उसके अपने चतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता। देखो, जब कोई व्यक्ति इकट्ठे होते हैं ना, आप देखो, आप बैठे हुए चुपचाप से और आपके पीछे कोई आके खड़ा हो जाए तो अपने को आभास हो जाता है कि कोई पीछे है। तो वो कैसे हो जाता है कि हमारे जो स्वचतुष्ट हैं उसके जो है ना, उसकी सर्कल होती है, ऑर्बिट्स होती हैं। उस ऑर्बिट्स के अंदर दूसरे की ऑर्बिट जब क्रॉस करती है तो हमको आइडिया लग जाता है कि कोई आया है पीछे। आप देखेंगे प्रैक्टिकल कभी भी है, कोई पास में खड़ा हो जाए तो आपको एहसास होगा कि कोई आया है। और कई बार लोगों को उसमें जो अपन कहते हैं बहुत भीड़ भाड़ हो गई साहब, उसमें जो बहुत कंजेस्टेड हो गया, वो दूर खड़ा है आपसे लेकिन आपको कंजेस्टेड क्यों हो गया? क्योंकि वो जो ऑर्बिट्स है ना उसकी द्रव्य की, वो काफी दूर तक रहती है, और उसमें जैसे क्रॉस होता है तो उसमें क्रॉस होते ही उसको थोड़ी बेचैनी लगती है। उसी को शायद ऑरा बोलते हैं ना। हाँ, ओरा भी कह सकते हैं आप, ओरा भी कह सकते हैं, लेकिन सर, वो एक एक छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ। हाँ बोलिए। आपने जो ओपनिंग की ना हाँ कि जब कभी आदमी जैसा रिएक्ट करता है तो उसको कहते हैं,
ये इसका तो ऐसा स्वभाव है। हाँ तो जो उसका रिएक्शन आता है, जो उसका स्वभाव होता है, तो वो जीव का स्वभाव है या पुद्गल, उसके पुद्गल का स्वभाव है? नहीं, है तो जीव का ही, लेकिन वो उस पर्टिकुलर पर्याय में होता हाँ, वो बात सही है। है ना, पर्याय में होता, और वो भी विभाव रूप होता है, क्योंकि अपन स्वभाव किसको बोलते नहीं हैं। नहीं, वो तो विभाव रूप तो है ही। हाँ बस बस। वो उसका उसका असली स्वभाव स्वभाव तो है ही। स्वभाव जी। होगा तो अंदर ही रहेगा, बाहर प्रकट ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो बिगड़ा हुआ जो विभाव है वही वो उसकी। विभाव है, वो उस समय में, हाँ एक समय में जो उसकी पर्याय है, हाँ वो प्रदर्शित हुई है। बराबर। चूक चूक हो सकता है 2 घंटे बाद आप मिलें हाँ तो उसकी वास्तविक स्थिति शांत स्वभाव में हो, हाँ वो तो हाँ, अच्छी तरह बात कर रहा होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस समय उसकी पर्याय बदल जाएगी। यही तो, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक जो विद्वान थे उनका कोई जो प्रवचन रिकॉर्ड हुआ था, हाँ उस समय वो प्रवचन दे रहे थे, उस समय उनके भाव ऐसे थे कि मैं अपने लोगों के बीच में बैठा हूँ, और मैं इसको लाइट साइड में जो भी बोलूंगा वो सब स्वीकार्य होगी। लेकिन वही बात जब कोई दूसरे चैनल पे सुनते हैं तो उनको लगता है उस आदमी की पर्सनैलिटी के बारे में गलत इमेजिनेशन हो जाता है जी जी ना। ऐसे हमारे साथ भी है, आप जो सही बोल रहे हो। अभी मैंने कैसा बिहेव किया, किस माहौल में किया, एक आदमी देख के चला गया, जी। और उस समय मैं बहुत गुस्सा कर रहा था और अपने बच्चे पे गुस्सा कर रहा था। उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं किससे पे कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा वो जो उस टाइम का मेरा जो स्वरूप देखा। था, उससे उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि आदमी बड़ा क्रोधी है। माइंड बैकअप हो गया उसका। हाँ, उससे पूरे निर्णय ले लेते हैं। फिर वो यस। लोगों को कहेगा कि ऐसा आप तो बोलते बड़े शांत स्वभाव के, मैं गया जो तो बहुत गुस्से में थे। तो उन्हें पूरी जो पर्सनैलिटी का आकलन है, कई बार जो वो क्षणिक आकलन होने से वो गलत ही होता है। जी हाँ। इसलिए देखो, सीता जी के जीव ने एक मुनिराज और आरिका को साथ में बैठ करके उन पर आरोप लगा दिया कि कैसे मुनि और आरिकाएं एक स्त्री और पुरुष मिलकर के बैठे हुए गपशप कर रहे, जबकि वो उनकी जो है वो बहन थी, आरिका थी। तो कुछ शंका समाधान चल रहा था, लेकिन सीता जी के जीव ने उसका ऐसा अर्थ लगा करके उनके उनके ऊपर में एक आरोप लगाया। वो उसी के फलस्वरूप उनको अपवाद झेलना पड़ा और उनको उतने साल वनवास हुआ। कोई भी घटना आइसोलेशन में नहीं होती भाई साहब, उसके पीछे अवश्य कुछ ना कुछ कारण होता है। बाद में उनको पता लगा, उनका प्रायश्चित भी किया, जो भी किया, लेकिन जो घटना होती है वो खाली नहीं आती। इसलिए किसी के ऊपर भी कभी ऐसे ही आरोप लगा के चलते मत बनना। हमारे कौन सी एक जरा सी बात, हम तो थोड़ा जरा सी कह देते छटकारे लेने के लिए, अरे भाई साहब देखा आपने वो कैसे है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य कुछ और है। मैं उसको प्रतिष्ठित नहीं देखना चाहता। उसने कुछ शब्द बोला, मैंने तोड़ मरोड़ कर दूसरों को पेश कर दिया, वो तो ऐसा कह रहा था आपके पास। हमें नहीं मालूम कि हमारा एक एक क्षण का किए जाना वाला मजाक या आरोप हमें कितने वर्षों तक सताएगा। कितनी पीड़ा में रही होंगी सीता जी के, जो गर्भावस्था में उनको घर से निकाल करके रामचंद्र जी जैसे व्यक्ति के राज्य में रहते हुए भी उनको ये भारी कष्ट झेलना पड़ा। ये बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप सामने भी देख लो किसी व्यक्ति को कि वो ऐसा है, तब भी हमारा जो उपगुहन नाम का जो गुण है, उसके फलस्वरूप उस पर आरोप लगाने से बचना, उसको बदनाम करने से बचना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे खाते में लिखा जाने वाला है। उसका जो होगा वो अपने आप संभालेगा, उससे लेकिन तो मैं, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं अपने वचनों का गलत प्रयोग करके अपनी जिह्वा जो मुझे मिली है, जो मेरी जो रचना इंद्रिय मुझे मिली, उसका मैं गलत उपयोग करके जन्म जन्म तक, कितने जन्म तक उसका फल भोगता रहूंगा। ये बहुत ध्यान रखना। इसलिए अपने जो चुगली करने वाले हैं उनको जो है दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। तत्वार सूत्र में देखना आप, कौन से कर्म का बंध किस प्रकार से होता है, बड़ा डिटेल में दिया हुआ है। और कौन से भाव के साथ में जीव क्या बनता है। ये छिपकली बनते ना, कौन बनते छिपकली? जिनको दूसरों की बातें छिप छिप करके सुनने की आदत होती है। मायाचारी के प्रभाव से तिरंच गति में तो चले गए। अब तिरंच गति में इतनी स्पेसीज हैं, इतनी वैरायटी हैं, उन वैरायटीज में किसमें आपका उत्पन्न होना है वो और फर्दर क्लासिफाई होता है। लोमड़ी होती है,
तो लोमड़ी त्रिंच गति में चली गई मायाजारी के नाम से, बहुत चालाक होती है, बोलते चालाक लोमड़ी। उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो न केवल उसने चालाकी की पूर्व पर्याय में, बल्कि उस चालाकी का उसको बड़ा अपना गर्व भी रहा कि देखो मैं कितना चालाक हूं। फलस्वरूप लोमड़ी बनने के बाद उसको चालाक लोमड़ी लोग कहते हैं। तो कौवा भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, और वो अपने आप में बड़ा गर्व गर्व महसूस करता है, पर्याय में उसने ये सब किया। तो जो हमारे भाव बनते हैं वो एक पैकेज के रूप में उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। सारी जो त्रियंचों की जो स्पेसीज हैं उनमें से आपका जन्म कहाँ होगा वो सब डिपेंड करता है, सब इकट्ठा करके जो पैकेज बना उसके हिसाब से आपको प्रदान किया गया। एक में जाओगे कि 2 में जाओगे कि 3 में जाओगे कि 4 में जाओगे, 4 में भी ढेर लगा हुआ, उनमें अलग अलग फर्दर और बनोगे कि कुछ और बनोगे। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे द्रव्य का अपना अपना स्वचतुष्टय होता है, अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव होता है। कोई भी द्रव्य अपना स्वचतुष्टय छोड़कर पर चतुष्टय में यानी परद्रव्य के उसके चतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता। श्रीचंद जी जरा म्यूट कर लीजिए आपका। इसी को शास्त्र की भाषा में कहते हैं, इसी को शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि द्रव्य एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं करते। जब स्वक्षेत्र का अर्थ क्या है? मैं अपने ही एरिया में कन्फाइंड हूं, वो द्रव्य की बाउंड्री है पक्की, उस बाउंड्री से बाहर ना तो उसके कोई गुण जाते हैं, गुण नहीं गए बाहर तो और क्या जाएगा, गुण से ही तो वो द्रव्य बना। नहीं तो आपने भी बताया कि आप खड़े हुए हैं, आपका जो वेव्स है या ऑरा है आपके चारों तरफ है, और कोई उसमें अंदर आया तो आप मालूम पड़ गया कोई आया है। तो इसका मतलब वो जो भी दूसरा जीव आया वहां तो आपके क्षेत्र में वो तो एंटर हो गया ना, तो स्पर्श कैसे नहीं किया? स्पर्श नहीं होता, स्पर्श इसी तरह नहीं, वो जो ऑर्बिट से बहुत दूर दूर तक जाती हैं वो द्रव्य के, ये तो साइंस भी मानती है, ये जो द्रव्य है वो द्रव्य के जो है आसपास बहुत दूर तक जो है वो एक सुरक्षा रेखा घेरा जैसा होता है। नहीं वो ऑरा ही बोलते हैं, मतलब आप देखिए, और वो ऑरा डिपेंड करता है उस जीव की भव्यता के ऊपर। हाँ, अब अगर आप आचार्य श्री के प्रवचन सुन रहे हो, उनका ऑरा तो कितनी दूर तक फैलता है। हाँ हाँ, तो वो तो वहाँ बहुत आनंद आता है उस ऑरा के अंदर पहुंचने के बाद। तो डॉक्टर मंजू आई थी, हाँ तो उन्होंने बताया था ना करके। मंजू गुप्ता आई थी, मंजू जैन है। हाँ तो देखो ये मैंने 2 चीजें मिला के आपको बताई। जी जी, मतलब एक तो मैंने साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको बताया कि जो ओरा के जो लाइन ऑफ बोन के सर्कल होते हैं उनसे दूसरे टकराते हैं, इसका अर्थ ये है कि एक सुरक्षा चक्र की तरह से वो ओरा काम करता है जी। उस जीव को आभास हो जाता है। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि एक क्षेत्र से एक द्रव्य दूसरे क्षेत्र में दूसरे के चतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता, तो उसका अर्थ क्या है? उन सर्कल के अंदर रहने वाला वो द्रव्य पूर्ण सुरक्षित है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो इंटैक्ट हैं, उसके अंदर रहने वाले गुण इंटैक्ट हैं, वो बाहर नहीं निकलते, उतने एरिया में रहते हैं। सिमिलरली दूसरा द्रव्य उसके बाजू में खड़ा हुआ है, बल्कि क्या सटा हुआ, ये एक परमाणु दूसरे परमाणु से सटा हुआ नजर आता है, लेकिन ये तो बोलते हैं उसके बीच में भी अन्योन्या भाव है। ये जो अन्योन्या भाव है पुद्गल के लिए ही है विशेष तौर से, दूसरे द्रव्यों की बात नहीं हो रही। तो जीव का तो विवाह में जाने का भी स्वभाव है उसका। हाँ हाँ, वो भी इसका स्वभाव है। हाँ, विवाह में जाने का भी जीव का अपना स्वभाव है। हाँ, उस पर्याय में, हाँ, उस पर्याय में देखो 2 द्रव्य नहीं, किसी पर्याय में जीव जो विवाह परिणत करता है, हाँ सही कह रहे हैं आप। इस पर्याय में, जिस पर्याय में है जीव का जो अगर विवाह में जाता है वो किसी के उसमें, तो वो भी इसका वो जीव अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ रहा है, वो उसका अपना स्वभाव है। नहीं, वो जो आपने विवाह और स्वभाव कहा ना, वो रहते तो उसी के अंदर है ना, द्रव्य के जी 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 पर्याय जो है वो विवाह रूप होती है। जी
तो पर्याय वही मैं कह रहा हूँ, पर्याय व्यवहार रूप बदलती रहती। अपन कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं अपन ने। अपन ने खाली उसकी बाउंड्रीज गुणों का जो लगाया, गुण की ही स्वभाव का ही पर्याय विभाव रूप होती है। और देखो दो द्रव्यों में ऐसा होता है कि वो स्वभाव से विभाव में जा सकते हैं। कौन से द्रव्य? जीव द्रव्य, एक तो जीव द्रव्य और दूसरा 6 द्रव्य है ना। तो क्या धर्म द्रव्य विभाव में जाता है, अधर्म द्रव्य विभाव में जाता है, आकाश नहीं जाते, जाता ये नहीं जाते, काल जाता है, नहीं जाते। तो क्या बचा? क्षेत्र, पुद्गल बचा मेरे ख्याल से, पुद्गल 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 बच गया। ये अपन बात कर रहे हैं ना कि जो पुद्गल का एक परमाणु दूसरे परमाणु से कंबाइन करता है, ये भी इसका स्वभाव है। सही है, बिल्कुल सही कह रहा आपने। ये कि उसकी विभाव पर्याय है। हमारी भी विभाव पर्याय कैसे है कि हम कर्मों से संयुक्त हैं। जब कर्मों से संयुक्त रहेंगे तब तक हमारी विभाव पर्याय ही रहेगी। तो जी आप जो कंबाइंड का मतलब जो स्कंद बनता है उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, स्कंद की बात शास्त्रों में ऐसे ही आया है। अशुद्धि इसी तो जी सीवीजन से उसी लिए इतने दिनों बात चल रही थी, अशुद्धि की बात चल रही थी, इसीलिए चल रही थी जो भाई से बता रहे हैं। हाँ, कि वो अशुद्धि इसलिए कहते हैं कि जो द्रव्य में थोड़ी किंचित भी कुछ मिलावट हो गई, भले ही वो अच्छी मिलावट क्यों ना हो। मैंने जैसे उसकी नेचुरल फॉर्म नहीं रही। जैसे मैंने आपको एक पानी का उदाहरण दिया कि आप मंदिर जी में गए और एक कटोरे में पानी रखा हुआ था, शुद्ध पानी हाथ धोने के लिए या पीने के लिए, और एक सज्जन आए, अरे हाँ इतने बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं यहाँ पर, तो इनके लिए तो जो पानी एक साधारण पानी क्यों रखें, कोई विशेष पानी रखो। उन्होंने उसमें थोड़ा दूध मिला दिया। तो जैसे ही वो आए हाथ धोने, तो देखा तो गंदला गंदला दिख रहा है, पानी कहाँ है? बोले भाई साहब पानी कहाँ है? बोले साहब पानी ही है, हमने आपके स्वागत में इसमें थोड़ा दूध और मिला दिया, चीनी को डाल दिए, कुछ और डाल दिया, केसर भी डाल दी, तो क्या वो स्वीकार्य होगा? तो पानी का हो गया, शुद्ध पानी तो नहीं है ना ये। उसी तरह से जो भी जिस द्रव्य की जो ओरिजिनल स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट उसकी अशुद्धि ही कही जाएगी। बहुत बढ़िया दूध आपने प्योर रखा हुआ है और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, वो कहेंगे भाई साहब खालिश दूध नहीं है, ये प्योर दूध नहीं है। अरे प्योर ही है साहब, उसमें पहले से पानी होता ही है, हमने थोड़ा सा और डाल दिया। दूध में क्यों जा रहे हो साहब? एक जो पानी शुद्ध किया हुआ है, मंत्रित किया हुआ है, मंत्रों से शुद्ध किया हुआ है, एक नॉर्मल पानी रखा है, और एक आपका जो प्रासुक नहीं है। ये तीनों कैटेगरी भी, उसमें तो कुछ नहीं मिला रहे आप, इनमें भी अंतर है ना। वो फिर रोजाना करते हैं ना हम लोग, मंत्रित जो पानी है मंदिर का वो दूसरे अमंत्रित में डाल देते हैं, वो सब मंत्रित माल मान लिया जाता है। तो देखो ये जो परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं, इनका पर्पस क्या है ये अभी आगे आने वाला है, इसलिए अभी इसको समझ लेना, फिर अपन इसको घटित करेंगे सिद्धांत के ऊपर। तो प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वचतुष्टय होता है, अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव होता है। कोई भी द्रव्य अपना स्वचतुष्टय छोड़कर पर चतुष्टय में यानी पर द्रव्य के उसके अपने चतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता, ऐसी फोर्सेस हैं। इसी को शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि द्रव्य एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं करते। जो अपन कहते हैं ना कि एक जो पैर से आप चले उसने जो है धरती का स्पर्श भी नहीं किया, तो किस अपेक्षा से कहा कि धरती के जो परमाणु हैं वो अलग जाति के हैं पुद्गल, लेकिन अलग परमाणुओं का से उनका वो हुआ निर्माण हुआ। देखो आगे लिखा उन्होंने, हम देखते हैं कि दीवार के आधार से छत है, जमीन के आधार से मेज है, मेज के आधार से कागज रखे हैं, अड़नी माने चौकी, चौकी के आधार से रोटी बेली जा रही है, परंतु आचार्य इस बात का इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि ये तो सारे स्कंद हैं, पुद्गल की पर्याय हैं, इनका एक दूसरे में अभाव है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ तो क्या बोल रहे हैं, ये सब जो है अलग अलग हैं, दीवार के आधार से छत है। बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, दीवार के ऊपर ही तो छत है, आप बोल रहे हो अलग अलग है। जमीन के आधार से मेज है,
मेज के कागज रख। हाँ संजय जी कुछ पूछ रहे हैं? ये सुशीला जी का जो है वो नहीं है, म्यूट नहीं है। सुशीला जी का अभी उनका नहीं। सुशीला जी का म्यूट कर दो भाई साहब। म्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? हाँ देखता हूँ। हाँ अब हो गया। तो देखो ये बोल रहे हैं कि आचार्य कहते हैं कि सारे स्कंद हैं, पुद्गल की पर्याय हैं, इनका एक दूसरे में अभाव है। रोटी बनी यह कार्य उसमें अपने में हो रहा है, तब नीचे की चौकी स्थिर रहने रूप कार्य अपने में कर रही है। जिस समय आप रोटी बेल रहे हैं ना, उस समय वो नीचे वाली चौकी जो है वो स्थिर है या किंचित वाइब्रेट हो रही है, लेकिन वो उसकी अपनी पर्याय में है। बेलन का आगे पीछे चलने रूप कार्य बेलन में हो रहा है। हाथों की विवक्षित क्रिया हाथों में हो रही है। इन सब कार्यों का यानी पुद्गल की वर्तमान पर्यायों का एक दूसरे में अभाव है, अन्योन्याभाव है। हालांकि अपन को इतनी आसानी से ये बात गले नहीं उतरती, जैसे कैसे सब एक साथ तो मिले हुए हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बताया प्रयोग, इसमें सब अलग अलग लग रहे हैं ना। जो रोटी बनाने वाला जो व्यक्ति है, उसके हाथों का एक अलग जो है तरह का वाइब्रेशन या मूवमेंट होगा। वो जो चकला उसके अंदर में जो बेलन घूम रहा है, उसका अपना जो है वो मूवमेंट होगा। चौकी के अंदर थोड़ी बहुत हिलडुल भी हो सकती है, स्थिर भी रह सकती है। और वो जो रोटी उसके ऊपर से उठा करके तवे पर डाली जाती है, उसका अपना परिणमन होता। तो सारे ही द्रव्य जबकि एक ही पुद्गल जाति के हैं, समान जातीय द्रव्य की भी अलग अलग पर्याय होती हैं, और एक परमाणु का दूसरे परमाणु में अत्यंत अभाव है। स्कंदों में ही एक दूसरे में अभाव हमें भाषित होता है कि हम जीव, होठ, स्वर यंत्र आदि को हिला डुला करके आवाज निकालते हैं। बोले कुछ बोलो तो भाई साहब, मुंह में जवान नहीं है क्या? क्या बोल तो रहा हूं मगर आवाज नहीं आ रही, क्यों? होठ काम नहीं कर रहे क्या? तालू काम नहीं कर रहा क्या? जो सब जो स्वर उसी से निकलते हैं ना। तो उन्होंने क्या बोला, हम जीव, होठ, स्वर यंत्र आदि का को हिला करके आवाज निकालते हैं, सुरीला गाना गाते हैं। परंतु विचार करो, शरीर आहार वर्गना है। नो कर्म में से आहार वर्गना एक होती ना, उस आहार वर्गना से शरीरों का निर्माण होता है। तो बोल रहे हैं शरीर आहार वर्गना से बना है और शब्द भाषा वर्गना से बने हैं। पढ़ा ना पढ़ने, दोनों वर्गनाएं अलग अलग हैं। आहार वर्गना से शरीर बनता है, भाषा वर्गना से शब्द बनते हैं। अब एक प्रश्न है, जो अन्योन्य भाव का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो हम इसलिए मतलब इसका सिग्निफिकेंस है इसलिए है कि मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक पुद्गल स्वतंत्र है अपने आप में? बिल्कुल, इस क्वालिटी को, इस गुण को, इस थ्योरी को बताने के लिए। लेकिन अभी जैसे हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें कि दीवार, छत दीवार, ये सब चीजें, तो दीवार छत स्वतंत्र कहाँ हुई? अगर दीवार नहीं तो छत होगी नहीं अपनी जगह पे। देखो ये अपन को किस लिए बताया कि हम पुद्गल की जो है वास्तव में जो स्थिति है वो क्या है, पुद्गल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है एक परमाणु। तो जो छत में लगा हुआ परमाणु है तो वो तो बहुत दूर की बात है। दीवार का ही एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं है। अब तो छत तक चले गए। रूप तो एक हो सकता है ना सर है? अब जैसे सीमेंट है, ऊपर छत पे सीमेंट लगा हुआ है, दीवार में सीमेंट लगा है, परमाणु तो एक जैसे ही है। हाँ वो अलग अलग जरूर हैं। हाँ तो बस वही बात है, वो स्वतंत्र है, अलग अलग है, एक दूसरे में नहीं मिले हुए हैं। यही तो बात कर रहे हैं, यही समझाना चाहते हैं। लेकिन जैसे हाइड्रोजन का आपने एटम, तो निसेंट हाइड्रोजन है, वो स्वतंत्र रह नहीं सकती, दो एटम मिलेंगे तब H2 बनेगा। हाँ ठीक है ना, मगर एग्जिस्ट तो करता है ना, वो रह नहीं सकता, वो बात अलग है, तुरंत कंबाइन करता है। लेकिन अगर उसकी एग्जिस्टेंस ही ना हो तो कभी H नाम का कोई चीज रहेगी नहीं। हाइड्रोजन है कि नहीं है? अरे है तो सही, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, वो तुरंत कंबाइन कर लेता है, ऐसा बोलते ना।
हाँ, कंबाइन कर लेना बहुत अलग है, लेकिन होता तो स्वतंत्र है ना। नहीं, इसमें स्वतंत्र रह नहीं पाता। एक चीज और है जैन साहब, जी ये ललित जी ने जो बोल रहे हैं दीवार है और छत है, तो ये दीवार तो वो उसके सीमेंट के जो परमाणुओं का स्कंद है, हम्म, और सीलिंग भी उसका स्कंद है, जी और हाँ दोनों स्कंद एक से ऊपर दूसरे रखे हुए हैं। हाँ उसके स्ट्रक्चर में आपके आयरन की रॉड भी पड़ी हुई है, वो टाई अप होके उसको भाई वो तो डिफरेंट स्कंदों का एक अरेंजमेंट है। मगर आप जो और हम जो बात कर रहे हैं पुद्गल के एक परमाणु की बात कर रहे हैं। यस, वही वास्तव में पुद्गल द्रव्य है। हाँ, हर एक उस परमाणु अपने आप में तो एक पुद्गल द्रव्य है। वो पुद्गल परमाणु चाहे छत में हो, चाहे दीवार में हो, चाहे फर्श में हो, बिल्कुल। तो वो तो एक एक परमाणु दूसरा परमाणु किसी भी जगह हो, उसमें अनोन्या भाव तो है ही। है स्कंदों दैट में। इज दैट स्कंदों की बात अलग है। हाँ स्कंद बन जाएगा तो स्कंदों का तो अपना अलग ही रिएक्शन होगा। नहीं नहीं, देखो स्कंदों में भी क्या हो रहा है, जी जिन पुद्गलों से वो स्कंद बना है, स्कंद बनते समय भी बन जाने के पश्चात भी उनका एक एक परमाणु स्वतंत्र ही है। वो तो रहेगा, वो तो हमेशा ही रहेगा जब तक उसकी एग्जिस्टेंस है परमाणु। हाँ, और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, अब जो पुद्गल का स्कंद बन गया है, उस एक स्कंद में दूसरे स्कंद के बीच में भी अन्योन्या भाव है। वो तो है, वो तो बेसिक है साहब, फंडामेंटल वो हो गया। चल अपन, चाहे परमाणु किसी स्कंद में रहे, हाँ या उसी स्कंद में रहे। बिल्कुल, जब एक एक परमाणु स्वतंत्र है तो स्कंद में आने के बाद भी वो स्वतंत्र तो है ही। भाई साहब एक प्रश्न है जी कि अगर एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता, टच नहीं करता, जी तो हाँ, जैसे सीमेंट का वो बनाया, तो हाँ। सीमेंट जब घोलते हैं और प्लास्टर करते हैं और उसे फिर एक जैसा करते हैं, अगर टच नहीं होता है तो वो एक जैसा यूनिफॉर्म कैसे हो जाता है? यही तो कंफ्यूजन। बहुत बढ़िया आप बात कही, वही मैं समझाऊंगा आपको। तो देखिए, अब वो इन्होंने क्या बाउंड्री पे सब टच करता है ना एक्चुअली, जो इसकी परमाणु की जो ग्रेन बाउंड्री है वहां टच करा है, पर अलग अलग है एक्चुअली। टच हाँ करने का मतलब ये नहीं कि वो मिल गया उसके अंदर चला गया, लेकिन वो है अलग अलग। नहीं, लेकिन ये बात हो रही है ना, टच ही नहीं करता, बिना टच करे वो यूनिफॉर्म कैसे हो जाएगा? नहीं, वो मैं बताता हूँ मैं आपको। जैसे आटा है, आटे को बेलन से बेला, अगर वो टच नहीं करेगी तो रोटी कैसे बन जाएगी? ये आप लौकिक बात कर रही हैं। हाँ। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? ये एग्जांपल मैं देने वाला हूँ, अभी रुक जाओ बाबूजी जरा। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? अभी थोड़ा जल्दी मत करो बाबूजी, 2 मिनट अच्छा अच्छा साहब, रहने दो, आप ही बताओ, फिर आप ही बताओ। यही एग्जांपल आने वाली है। तो देखो, पहले मैं आपको और चीजों से वहां से ले जाके वहां तक लेके जाऊंगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, शरीर आहार वर्गना है और शब्द भाषा वर्गना है। दोनों वर्गनाएं अलग अलग है ना। तो बोल रहे शरीर में ही तो वो जीव है, तालु है, सब कुछ है, और शब्द निकल रहा है, और आप बोल रहे भाई साहब वो अलग अलग वर्गना है। तो सीधी सीधी क्लियर बात है, एक शरीर वर्गना जो है आहार वर्गना से बनती है शरीर, और शब्द जो है भाषा वर्गना से बनते हैं। दोनों का एक दूसरे में अन्योन्या भाव है, तो एक के कारण दूसरा कार्य होना कैसे संभव है। वे भी एक दूसरे में अभाव रूप ही हैं, एक दूसरे का कार्य नहीं करते, और हम जीव द्रव्य उनका कार्य कर दें, यह बात 3 काल में नहीं हो सकती। जब वो ही नहीं कर सकते तो हम क्या कर लेंगे, है ना। देखो धीरे धीरे करके अपन जा रहे हैं कहाँ, वो सिद्धांत की ओर, कि जब बोलते हैं कि विश्व का एक एक कण स्वतंत्र है, ये हमने फंडामेंटल डेफिनेशन पढ़ी अपने जैन सिद्धांत में। विश्व का एक एक परमाणु स्वतंत्र है, कोई किसी से जुड़ा नहीं, कोई किसी को से कुछ कार्य करता नहीं, सब स्वतंत्र रूप से परिणमित होते हैं। ये भी फंडामेंटल चीज है, ठीक है। वहां अपन को ऑब्जेक्शन नहीं आया, क्योंकि हमने वहां तो एकदम सीधे एक फ्लो में पढ़ लिया। लेकिन अब अपन को ऑब्जेक्शन बहुत सारे आएंगे, तो वो देखो आगे अपन और पढ़ते हैं। हमें लगता है दवाइयां खाने से रोग ठीक हो गया। रोग तो शरीर की अवस्था है, शरीर एक पुद्गल स्कंद है और दवाइयां अन्य पुद्गल स्कंद हैं। जिन जिन परमाणुओं से शरीर बना है, क्या उन्हीं परमाणुओं से दवाइयां बनी? वो अलग केमिकल से बनी। उनका परस्पर में अन्योन्या भाव है, शरीर में और उन दवाइयों में।
तो बोल रहे हैं कि अभी अभी अपन एक बात सोचो कि किसी आदमी के सिर में दर्द है और पेट में भी कुछ खराबियां हैं, हाथ पैर अलग दुख रहे हैं, बीपी अलग बढ़ा हुआ है, तो उसको 4-5 गोलियां एक साथ दे दूं तो भाई साहब ये खा लेना 3 बार। तो अब उसके समझ में नहीं आता, पहली बार वो खा रहा है कि इनमें से कौन सी गोली जो है सिर में जाएगी, कौन सी हाथ पैरों में जाएगी, कौन खून में घुस जाएगी बीपी कंट्रोल करने के लिए। वो बड़े चक्कर में हाथ में रखे हुए सोच रहा है कि इनमें से कौन सी गोली, कुछ लिखा है इसमें ये सिर में जाने वाली है। तो फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये तो बताओ कि गोली को कैसे मालूम कि मुझे सिर में जाना है या सिर दर्द ठीक करना है, दूसरी गोली को कैसे मालूम कि मुझे बीपी कंट्रोल करना है। तो उन्होंने बोला कि गोलियों को जानने की आवश्यकता नहीं, ये जो संबंध होते हैं जिनकी अपन चर्चा पहले कर चुके हैं, जिसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, उसके आधार पर गोली में होने वाले उन केमिकल्स की मौजूदगी में शरीर स्वयं ही अपने रोगों का निराकरण कर लेता है। उसकी जो अगर होने वाली है, अगेन वही बात है, अगर वो रोग ठीक होने वाला है या उसका शमन होने वाला है, और जिस प्रकार से होने वाला, कई बार औषधियों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, अगर पड़ी तो औषधियों के उन कणों के, उन परमाणुओं की साक्ष्य में, उनकी उपस्थिति में शरीर निमित्त से शरीर स्वयं ही वो कार्य कर लेता है। अपन देखो कर्ता कर्म संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध, इनको बिल्कुल अलग अलग करके देखेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी, है ना। इन सब में संबंध तो है लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। एक ही परमाणु में ही वही उसका कर्ता है, दूसरा परमाणु उसका कर्ता नहीं है। निमित्त रूप से वो बिल्कुल पास पास हो सकते हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस में कार्य भी हो सकते हैं, लेकिन कर्ता वो स्वयं ही परमाणु एक ही होगा। अभी देखो बाबूजी ने वो चुंबक का जो बात छेड़ी ना, सोमनाथ में एक मंदिर पहले बना था, इस मंदिर में कितने टन भारी एक लोहे की मूर्ति थी। उस मूर्ति के अंदर में अकूट धन संपत्ति भरी हुई थी, हीरे जवाहर पन्ना वगैरह ठसाठस भरे हुए। उस मूर्ति को अधर में टिकाया गया था, उसके चारों तरफ मैग्नेट की दीवारें खड़ी कर दी और चारों तरफ से बराबर फोर्स लगने के कारण वो मूर्ति बिल्कुल सेंटर में जो है आकर के स्थिर हो गई। मालूम है, तो वो जो लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ फोर्सेस है मैग्नेट की, वो लाइन ऑफ फोर्सेस उस मैग्नेट से निकल करके मूर्ति के बाहरी सतह तक जा रही थी, मूर्ति में प्रवेश नहीं किया, अर्थात वो मूर्ति नहीं बन गई और ना ही मूर्ति में स्वयं में चुंबकत्व आया। चुंबक में था, दीवार में था, इसमें उसमें खींचने की योग्यता थी। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है जिसके कारण वो वस्तु अधर में टिकी हुई। और टच भी नहीं हो रही है? और टच भी नहीं हो रही है। नहीं, टच भी नहीं हो रही। आप बोलोगे साहब ऐसे कैसे हो सकता है, बिना आधार की कोई वस्तु कैसे रह सकती है? भाई साहब उसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वही तो बुद्धगल में होता है। सर मैग्नेट की थ्योरी अलग है सर, मैग्नेट की प्रॉपर्टी अलग है, सीमेंट की प्रॉपर्टी अलग है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ आयरन है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर परमाणु के बीच में होता है। हाँ, वही बता रही हूँ, जिसके कारण वो इक्विलिब्रियम स्टेट में वो स्कंद बना रहता है। 2 से 2 या 1 से 2 अलग परमाणु, नंबर ऑफ परमाणु में जो स्कंद का जो रचना होती है वो उसी से होती है। तभी तो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। बॉन्डिंग जो रहती है उसी की वजह से, स्कंद इसी वजह से बनता है। प्रत्येक बुद्धगल में वो रूप और वो होता है, गुण होता है। बॉन्डिंग समझ में आती है। रेत अगर रेत पड़ी है तो उसे कण नहीं जुड़ते ना सर, कहाँ चला गया? रेत अगर पड़ी है जमीन पर उसे कण जुड़ जाते हैं क्या? रेत सैंड बालू, डस्ट को डस्ट। बाबूजी बोले अट्रैक्शन है तो वो तो इतना वीक अट्रैक्शन है कि उसे कोई जुड़ता थोड़ी ना है। हाँ, देखो
जो स्कंद जब बनते हैं वो अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा। मेरे ख्याल से ये प्रॉपर नहीं बैठ रही सर इसमें। नहीं नहीं, रुको रुको, अभी बैठाएंगे अपन, सब अपन बैठे इसीलिए बैठे हैं तो बिठाएंगे। ललित जी ये जो तो जो जो लिखी पढ़ी चीज कह पार्टिकल रहा में हूँ नहीं मैं सर, तो। पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना वीक है कि उसमें जुड़ाव नहीं होगा एक्चुअली। जब देखो, एक पर्टिकुलर मास डेवलप हो जाता है तभी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, हाँ या हाँ, फिर मैग्नेटिज्म हो या फिर उसमें इतना हैवी मास हो। रिपल्सन होता ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता ना, हाँ, वो किसमें होता है? मैग्नेटिक होता। दो वस्तुओं में फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होता है? तो वो पोल्स अपोजिट पोल और अपोजिट अपोजिट पोल, पोल, हाँ सिमिलर पोल होंगे मैग्नेट के तो अपोजिट रिपल्शन पोल। होगा। रिपल्सन होगा ना। इसी तरह बालू के कणों में रिपल्सन होने के कारण उनकी बॉन्डिंग नहीं होती। नहीं सर, ऐसा नहीं। क्यों? अरे कैसे? भाई ललित जी ये लिखा पढ़ी चीजें उसमें लिखी हुई है। देखो, अभी अभी जो है इनका बॉन्डिंग कैसे होती है अपन पढ़ने वाले हैं। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ में बंध कैसे होता है, जैसे कल वो प्रवीणाला ने सब्जेक्ट छेड़ा था ना, इसमें एक शॉर्ट में दिया हुआ है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो देखो, ये उन्होंने बताया पेज नंबर 47 पर अपन देखेंगे कि कोई कह रहा है, हाँ उन्होंने ये लिखा, देखो इन्होंने अपनी बेटियों को लिखा नीचे, तुम दोनों अब दो दो बच्चों की माता बन चुकी हो, तुम ही कहो तुम्हारे बच्चे जब चलना सीख रहे थे तब बार बार गिरते भी थे और दोबारा चलने की कोशिश भी जारी रखते थे, क्या तुमने कभी उन्हें चलने से रोका था? नहीं, क्योंकि तुम जानती हो कि कोशिश करने वाला थोड़े ही दिनों में चलना सीख जाएगा। उसी तरह तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वालों की शुरू में कुछ उलझन, कुछ घोटाला लगता है, इसलिए उन्हें तत्व ज्ञान से वंचित रखना उचित नहीं। तो अभी जो हमको उलझने आ रही हैं वो प्रारंभिक जो है टीथिंग प्रॉब्लम क्या बोलते हैं उसको, वो है, लेकिन अपन धीरे धीरे करके उसकी जो है बराबर एग्जाम्पल ढूंढ के लाएंगे तो वो हमको क्लियर हो जाएगा। नहीं भाई एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, हाँ। अगर आप कहें तो याद दे तो वो ललित जी अब आप देखिए कोई भी सॉल्ट होता है, रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये सब हर एक एलिमेंट की संयोजकता होती है और जब ये जो आपस में करते हैं तो वो संयोजकता एक दूसरे की इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो चीज है प्रत्येक पुद्गल में अपना एक रिफ्लेक्शन और अट्रैक्शन का एक गुण है, हर एक में होता, हर परमाणु में होता है, हर परमाणु में ये गुण है। तो इसीलिए उन गुणों के आधार पर स्कंद बनते हैं, उन्हीं गुणों के आधार पर ये ये जो बात बताई जा रही है, भाई साहब जो बता रहे हैं उन्हीं आधार बता रहे हैं। हम इससे नातबाही नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं, साइंस भी ये कहती है कि परमाणु में, प्रत्येक परमाणु में ये जो वो है वो एक दूसरे का अट्रैक्शन और रिपल्शन का गुण होता है। नहीं, एक बात बाबूजी आप जो बात कह रहे हैं जी उसका कोई नेगेटिव मतलब तोड़ नहीं है, बना नहीं कर रहे हैं। सुनिए मगर चीज ये है, एसके जैन साहब जा रहे हैं सिस्टमेटिकली उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जिसमें आप पहुंच चुके हैं। नहीं मैं बात सुनिए मैं बात सुनिए साहब, जो अभी क्वेश्चन पर क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि जब तक उनकी विवेचना सिस्टमेटिकली उस स्टेज तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम कन्विंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है सही है। मेरा लॉजिक आपकी सही है, बिल्कुल सही है, उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा सिद्धांत पढ़ रहे हैं बाबूजी, इतना बड़ा सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मेरी और आपकी बनाई हुई बात तो है नहीं। जी वही मैं कह रहा था, वही बताना चाह रहा था। वो बात ये है, इनको भी कोई वो डाउट नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उनको ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे घटित हो रहा है। ठीक है उस सीढ़ियों से चढ़ते वहां तक पहुंचे तो सही सर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो शास्त्रों में जो उदाहरण दिए हैं वो कई बार पर्याप्त से नहीं होते, लगते नहीं है, और अपन सब जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस वाले लोग हैं, तो जब तक वैसी कन्विंसिंग एग्जाम्पल नहीं होंगी तब तक हमको सब भाषण नहीं होगा, ये पक्की बात है। सही बात है। ठीक है, अभी भी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि हमको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोशिश करूंगा अपनी पूरी ताकत से। नहीं बिल्कुल आ जाएगा साहब, जिस सिस्टमेटिक तरीके से जा रहे हैं उसी क्रम में मैंने कोशिश की थी। हाँ नहीं, अभी सिस्टमेटिक चलते हैं। तो देखो
निमित्तों की, अभी अपन ने पढ़ा तो इन्होंने ये लिखा है कि वो उनकी बेटियों ने भी कहा ये आप पता नहीं कौन सा ज्ञान सिखा रहे हैं, ये बॉन्डिंग का सब अलग अलग है बता। तो उन्होंने कहा कि हमको तो बहुत उलझन हो रही है। तो देखो नीचे लिखा हो ना, ये मैं पैराग्राफ छोड़ दिया था, फिर से आपको सुनाता हूँ। हमें लगता है दवाइयां खाने से रोग ठीक हो गया। रोग तो शरीर की अवस्था है। शरीर एक पुद्गल स्कंद है और दवाइयां अन्य पुद्गल स्कंद हैं। उनका परस्पर में अन्योन्या भाव है। दवाइयों से एक बात याद आ गई। पुणे में हम दोनों ने 8 बार शिविर लगाए थे। वहां के छोटे छोटे बच्चे भी तत्वज्ञान सीख गए, तत्वज्ञान की भाषा में बोलते हैं। रोज की जिंदगी में भी तत्वज्ञान की दृष्टि से विचार करने लगे। शुरू में बहुत सी माताओं ने शिकायत की थी कि हमारे बच्चे दवाइयां खाने से इनकार कर रहे हैं, निमित्त से कुछ नहीं होता ऐसा कहते हैं। मेहमानों को भी सिखाते रहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। अब तो हालत खराब हुई, वो खाने पीने के लिए तैयार नहीं, ना मेहमानों को कुछ खाने को दे रहे हैं। भाई साहब में हो जाओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। Half knowledge is very dangerous. बोले ये जो आपको लग रहा है कि भूख आप दूर हो जाएगी पुद्गलों से, इन पुद्गलों से क्या दूर होगी? उन्होंने कहा क्या भूखे भेज दोगे क्या भैया? तो तुम्हारे सिद्धांत से ही है, जब एक पुद्गल दूसरे कुछ नहीं करता तो मैं क्यों खाऊं दवा? उन्होंने कहा ना तो मैं दवा खाऊं ना तो मैं कुछ भोजन करने दूंगा। तुम्हारी भूख इससे दूर कैसे होगी? ये पुद्गल अलग, तुम्हारा शरीर अलग। साहब आज ही पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर देना, नहीं तो कल खाना नहीं खाने देने। ललित जैन जी खाना नहीं खाएंगे। घर में बैठी है स्त्रियां, कल से भोजन बंद। तो देखो तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेहमानों को भी सिखाते रहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। आपने तत्वज्ञान पढ़ाकर तो हमारे लिए नई परेशानियां खड़ी कर दी हैं, अब आप ही इसे सुलझाइए। तो फिर उन्होंने ये बोला कि उस वक्त बच्चों को यथायोग्य समझाया था, क्योंकि माताओं को समझाना भी उतना ही जरूरी है। तुम दोनों अब 2-2 बच्चों की माता बन चुकी हो। तुम ही कहो, तुम्हारे बच्चे जब चलना सीख रहे थे तब बार बार गिरते भी थे और दोबारा चलने की कोशिश भी करते थे। क्या तुमने कभी उन्हें चलने से रोका? नहीं, क्योंकि तुम जानती हो कि कोशिश करने वाला थोड़े ही दिनों में चलना सीख जाएगा। उसी तरह तत्वज्ञान का अभ्यास करने वालों की शुरू में कुछ उलझन, कुछ घोटाला होता है, इसलिए उन्हें तत्वज्ञान से वंचित रखना उचित नहीं है। धीरे धीरे करके तत्व समझ में आता। अब देखो यहां तक उन्होंने बात करके एक चर्चा दूसरी शुरू करी है निमित्त के बारे में। उद्गल द्रव्य की पर्यायों में अन्योन्या भाव होने पर भी उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। हाँ? दूसरे द्रव्यों की बात नहीं कर रहे हैं, उद्गल द्रव्य की पर्यायों की ही बात कर रहे हैं कि उन पर्यायों में भी यानी स्कंदों में भी अन्योन्या भाव होने पर भी उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जब जब कोई भी कार्य होता है तब तब निमित्त की उपस्थिति भी होती ही है, परंतु निमित्त कार्य में कुछ करता नहीं। निमित्त का निषेध नहीं करना, निमित्त का निषेध नहीं करना, निमित्त से कार्य होता है इस मान्यता का निषेध करना है ना। अपन पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा कि निमित्त की प्रेजेंस में जो द्रव्य कार्यकारी होता है वो अपना काम स्वयं करता है। निमित्त की उपस्थिति भर वहां रहती है, उसकी मौजूदगी में वो काम होता है, वो करता नहीं होता। कार्य में उचित निमित्त होते हैं, उन्हें स्वीकार ही नहीं करेंगे तो ज्ञान झूठा हो जाएगा, और निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानेंगे तो श्रद्धा खोटी हो जाएगी। तब काम होने पे निमित्त को धन्यवाद दे सकते हैं? काम हो जाए तो निमित्त को धन्यवाद दे कि नहीं दे? धन्यवाद तो सबको दे सकते हो सर। वो काम सब जो है व्यवहार में ही हो रहा है, तो व्यवहार से ही अपन धन्यवाद भी देते हैं। हम निमित्त बन जाए तो मिठाई भी खिला देना। हम निमित्त बन जाए तो मिठाई भी खिला देना धन्यवाद के साथ साथ। आप तो मिठाई खाते नहीं हो बाबूजी। तो देखो
अब देखो एक बहुत बढ़िया निमित्त की बात आपको बताएं, निमित्त और कर्ता, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे लेकिन धीरे धीरे अपन ये सॉल्व कर लेंगे। जब शास्त्र में पढ़ते हैं कि पुण्य कर्म के फल से में संपत्ति, अच्छे संयोग आदि प्राप्त होते हैं, समझ पढ़ते हैं ना कि भाई साहब वो पुण्य का जब वो फल मिलता है, उसका उदय आता है तो संपत्ति, अच्छे संयोग, धन आदि सब मिल जाते हैं। तब शास्त्र के अनुसार यह भी जानना जरूरी है कि यह तो निमित्त का कथन है। क्यों है निमित्त का कथन? पुण्य कर्म कर्माण वर्गणा है। पुण्य रूपी जो वर्गणा है वो कौन है? कर्माण वर्गणाओं से बनी हुई है। और बाह्य संयोग आहार वर्गणा है। जो शरीर है जिसमें वो घटित हुआ है या धन आदि हैं, धन वगैरह जो है, ये सब कौन से हैं? ये कर्माण वर्गणा है कि नो कर्म वर्गणा है? धन संपत्ति है या आपके और बाहरी जो संयोग हैं वो सारे नो कर्म वर्गणाओं से बने, अर्थात आहार वर्गणा से बने हैं। नो कर्म वर्गणा में से भी आहार वर्गणाओं से धन संपत्ति आदि सब बनते हैं, तो दिखाई देने वाली चीजें उससे बनती हैं और कर्म दिखाई देते नहीं। और पुण्य एक कर्म है जो कर्माण वर्गणाओं से बना है, जो दिखाई नहीं देता। तो अपन कहते भाई साहब पुण्य की वजह से ये मिला है, तो कैसे मिला है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वर्गणा ही अलग है। तो पुण्य कर्म कर्माण वर्गणा है और बाह्य संयोग आहार वर्गणा है, दोनों में अन्योन्या भाव है और है दोनों पुद्गल। अपन ने नो कर्म वर्गणाएं पढ़ी, नो कर्म वर्गणाओं के अंदर आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, ये सब आया ना। लेकिन उसके साथ और तेजस वर्गणा तक भी यही था। उसके अलावा जो कर्माण वर्गणा है वो नो कर्म वर्गणाओं के अंडर में नहीं आता, वो स्वतंत्र है, कुछ सेपरेट है। तो देखो कैसा कैसा खेल। हम बोलते भाई साहब उनके कर्म का उदय ऐसा आया, बहुत धन आया, तो उदय आया मतलब उदय आने तक तो हम निमित्त की भाषा में बोल रहे हैं, तब तो चलेगा। जब उस कर्म का कोडिफिकेशन रूपी मैच्योरिटी आई, उसी समय जीव को वैसा मिलने का संयोग बन रहा था। लेकिन वो द्रव्य कर्म रूप नहीं है, उनका निर्माण ही अलग परमाणुओं से हुआ। निमित्त निमित्त बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि उधर उनकी मैच्योरिटी काल आया कर्मों का और इधर वो बाह्य संयोग मिले जो कि उस जाति के नहीं है जिससे कर्म बने। ठीक है सर। तो देखो पांचों समय मिल गई उस समय, समय तो मिले, लेकिन अपन बात कर रहे हैं अभी जो कि ऐसा ये पुद्गल परमाणु जैसे आपके हैं सीधे कि वो नोट ही नहीं है डायरेक्ट, ये ले जाओ भाई साहब, ये नोट यही है आपका पुण्य। पुण्य के उपलक्ष्य में मिलने वाली बाह्य सामग्रियां अलग परमाणुओं से बनी है, अलग जाति की हैं, लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध है। और कोई अगर मूर्ख इसको ऐसा जोड़ दे कि मतलब पुण्य माने रुपये, रुपये माने पुण्य, तो नहीं है ना सही। तो बोल रहे हैं पुण्य कर्म, पुण्य तो किसी भी रूप में हो सकता है, रुपयों के रूप में हो सकता है, सोने के रूप में हो सकता है, जमीन के रूप में हो सकता है, तो मकान के रूप में हो सकता है। तो मतलब आप वो तो निमित्त निमित्त संबंधी होगा ना सर। हाँ, तो देखो हमने तो यहाँ स्थूल स्कंदों के दृष्टांत देखे हैं। वास्तव में तो एक ही स्कंद के प्रत्येक पुद्गल परमाणु की पर्याय का अन्य पुद्गल परमाणु की पर्याय में अन्योन्या भाव है। ये तो पहले ही बताया। जिस समय उस सीमेंट के अंदर पड़े रहने वाले कण एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, उस समय भी 1 सेंटीमीटर दूर का जो सीमेंट का परमाणु है वो बिल्कुल सटे हुए दूसरे परमाणु से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहा है। अपने स्वचतुष्टय में रहता हुआ वो स्वयं ही उसका परिणमन हो रहा है। आप देखोगे प्लास्टर किया एक जैसा, तो एक जगह का उखड़ने लगा, क्रैक आ गया, क्रैक आ गया और उसी स्पॉट पे ही आया। सब एक जगह मैंने कारीगर को बुला के डांट लगा दिया, आपने कैसे लगाया, तुमने, तुमसे कहा नहीं था एक जैसा लगा? सब मैंने तो एक जैसा ही लगाया था। यहाँ से ऐसा निकलने लगा, वहां से। क्यों? कि उस जगह का एनवायरनमेंट बिल्कुल उस परमाणु के पास का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए उसका परिणमन भी उस परमाणु का अलग होगा।
फिर हमारे घर की जो दीवारें बनी बहुत सारी जगह जो है वो नीचे की साइड में कितना ही उसको रिपेयर करो वहां पे वो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, कपड़ी निकलने लगती है। तो वो उसको कहता है पेंटर बोलता है सर मैं क्या करूँ बताओ, आपके सामने मैंने सब मेहनत करी लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या होता है। फिर ऊपर तो होता नहीं है, यही क्यों होता है? अरे वो नीचे से साइफन इफेक्ट से मॉइस्चर आती है सर। और जो भी है तो परिणमन हो रहा है ना, वो निमित्त बनता है। उस एरिया में होने वाले जो परमाणु हैं उनके लिए वो मॉइस्चर निमित्त बनने के कारण वो उनकी अपनी घटनाएं परिणमन अलग। हाँ, वही मैं कहने वाला, वो निमित्त बनता है। तो बारीकी से लगाना, अभी देखो और भी चीजें आएंगी। परमाणुओं के बंध की बात हमने बहुत पहले देखी थी। पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्यायों में से रुक्ष और स्निग्ध गुण के कारण यानी उनके अंशों के कारण बंध होता है। जब कल प्रमिला ने परसों वो एक छेड़ा था ना सब्जेक्ट बंध वाला, कल ही बताया, तो मैंने कहा था इसको अपन बताइए थोड़ा, भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका भी बहुत विस्तार है। परमाणु के अंदर में सभी परमाणु में जो कि पुद्गल है उनके अंदर में रूप रस गंध वर्ण आदि होते हैं, स्पर्श रूप रस गंध वर्ण 5 चीजें होती। तो उसमें से जो स्पर्श नाम का जो गुण है उसके 2 भेद हैं। क्या भेद है? रूखा होगा या चिकना होगा, रुक्ष होगा या स्निग्ध होगा, ये हर परमाणु में उसके स्पर्श गुण में पाया जाता है। स्पर्श गुण में और भी चीज पाई जाती है, ठंडा गर्म है ना, और जो हल्का भारी ये सब भी आते हैं, स्कंदों में आता है। तो लेकिन एक जो विशेष गुण है जिसे रुक्षता और स्निग्धता कहते हैं उस पर हर परमाणु में पाई जाती है। कुछ परमाणु एकदम रुक्ष होते हैं, जैसे अपन अभी सैंड की बात कर रहे थे ना, तो उनमें बॉन्डिंग होगी क्या? होगी तो कैसे होगी? देखो उद्गल के स्पर्श गुण की पर्यायों में से रुक्ष और स्निग्ध गुण के कारण यानी उनके अंशों के कारण बंध होता है। रुक्ष परमाणु का 2 गुण अधिक रुक्ष परमाणु के साथ, 2 गुण माने डिग्री की बात कर रहा हूं, एक खुरदुरा है दूसरा उससे ज्यादा खुरदुरा है, उसकी डिग्री। तो बोला रुक्ष परमाणु का 2 गुण अधिक रुक्ष परमाणु के साथ या 2 गुण अधिक स्निग्ध परमाणु के साथ बंध होता है। ये सब नियम है, उससे 2 डिग्री ज्यादा होना चाहिए तो रुक्षता में भी हो। अब देखो कई बार ऐसी चीजें 2 बार रगड़ते हैं तो वो जुड़ जाती हैं, उसमें और चीजें भी उसमें शामिल होती है, वो घर्षण हो गया, उसमें एनर्जी उत्पन्न हो गई, फलाना फलाना, ठीक है, लेकिन है वो परमाणुओं का परिणमन। तो देखो क्या बोल रहे हैं, रुक्ष परमाणु का 2 गुण अधिक रुक्ष परमाणु के साथ या 2 गुण अधिक स्निग्ध परमाणु के साथ बंध होता है। उसी तरह स्निग्ध का 2 गुण अधिक स्निग्ध या रुक्ष के साथ बंध होता है। स्निग्धता में भी उससे 2 डिग्री ज्यादा होगा तो बंद होगा। अब देखो 2 बहुत चिकनी चिकनी चीजें हैं, आप उनको जोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं जुड़ेंगे। कई बार अपन दीवार पे वो प्लास्टर करने से पहले वो रफिंग करता है ना, रफिंग, तो फिर उसके ऊपर वो चिपकाता तो चिपक जाते हैं। अब सीमेंट के घोल लगाओ चिकना उसके ऊपर, फिर चिकना घोल बैठेगा नहीं, तो वो पहले उसमें कील से छेद वेद लग करके तो फिर वो उस पर लगाता, अनजाने में ही खूब सारी गोंद लगा दो वो चिपकेगा नहीं कागज। तो इनका एक बहुत नियम है एक बड़ा कि कितनी डिग्री, एक का 3 के साथ होगा, 2 का 5 के साथ होगा, है ना, ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं और भी बहुत विस्तार है इसका। अब रही सवाल वो रेत की जो आप कर रहे थे बात, बालू का एक कण क्या स्कंद है या एक परमाणु है? बताओ। स्कंद है सर। स्कंद। अगर वो परमाणु होता तो आपको दिखाई देता नहीं, दिखाई नहीं देता। नहीं वो स्कंद है साहब, वो तो निश्चित स्कंद है। स्कंद है ना। तो वो स्कंद कैसे बना होगा? अगर उसमें बिल्कुल भी बॉन्डिंग कैपेसिटी नहीं रही होगी तो वो रेत का कण बना ही कैसे? सही बात। क्या ललित जी? जी अब समझ में आ गई, ललित जी की समझ में आ गई है। नहीं पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए उनको। उसी तरह स्निग्ध का 2 गुण अधिक स्निग्ध या रुक्ष के साथ बंद होता है। बंद होने पर कम रुक्षता या स्निग्धता वाले परमाणु अधिक रुक्षता या स्निग्धता वाले परमाणु के समान रुक्षता या स्निग्धता धारण करते हैं। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अभी आगे देखो, और दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि वो बॉन्डिंग होने के बाद भी
ऐसा नहीं है कि वो जो है जो वृक्ष वाला था वो स्निग्ध बन गया, बॉन्डिंग तो हुई, बाउंड्री के ऊपर उनकी बॉन्डिंग हो गई, लेकिन उनका अस्तित्व तो अब वही रहेगा ना सर। ये उस समय भी, उस स्कंद अवस्था में भी वृक्ष वाला परमाणु वृक्ष ही है, स्निग्ध वाला स्निग्ध ही है। क्यों है? इसलिए है कि जब वो स्निग्ध जो स्कंद है, जब उसका डिसइंटीग्रेशन होगा तो परमाणु अपना अपना जो स्वभाव लेकर के अलग हो जाएंगे। विखंडन भी तो होता है ना परमाणुओं में, जुड़ाव ही नहीं है खाली स्कंदों में। तो स्कंद जब अलग अलग होंगे तो वो सब अपना अपना रूप से चले जाएंगे। नहीं तो क्या होता कि सारे संसार के जो परमाणु तो वो है वो एक साथ सब चिकने ही हो जाते हमेशा के लिए, फिर कोई वृक्ष बचता ही नहीं। इसलिए उनमें सर इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे कोई भी परमाणु है वो दो तरह से बैंड हो सकता है। एक तो मैकेनिकल बॉन्डिंग जो कि जो इसमें दे रखी है, आई थिंक वो मुझे ऐसा लगता है शायद मैकेनिकल बॉन्डिंग का रूप है, जिसमें कि रफनेस के बारे में बात हो रही है। और दूसरा वो केमिकल बॉन्डिंग, तो पहले एग्जांपल जैसे हमने हाइड्रोजन का देखा है, तो उस तरह से अब वो जैसे ये इसका बालू का कण भी है, वो देखना पड़ेगा किस तरह का बॉन्डिंग उसमें हुआ है। जो कि इसका हम एक पर्टिकुलर तो देख रहे हैं, वो किस वजह से बॉन्डिंग डेवलप होके स्कंद बना है। देखो कोई भी बॉन्डिंग हो, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, फिजिकल बॉन्डिंग हो, या मैकेनिकल बॉन्डिंग हो, उन सब में सिद्धांत एक ही है। सिद्धांत क्या है कि वो परमाणु हर अवस्था में अपनी एंटिटी नहीं खोते। अपन सिद्धांत खाली ये पढ़ रहे हैं, एक एक परमाणु अपने स्वचतुष्टय में बना रहता है। आप केमिकल बॉन्डिंग करा दो, फिजिकल बॉन्डिंग करा दो, मैकेनिकल बॉन्डिंग करा दो, हर स्थिति में ये परिस्थिति जरूर बनी रहेगी। तो प्रोसेस है साहब, ये सब प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात। बॉन्डिंग के प्रोसेस है वो। देखो एक लाइन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यहाँ कोई कह सकता है कि देखो अधिक रुक्षता वाले के साथ बंधने से कम रुक्ष या स्निग्ध परमाणु भी अधिक रुक्षता वाले बन गए, परंतु अन्योन्याभाव का स्वरूप समझने पर ख्याल में आता है कि प्रत्येक परमाणु की पर्याय की अन्य सर्व परमाणुओं की पर्यायों में नास्ती है। कोई नहीं बना बदला है। अपन भी जैसे कहते हैं भाई साहब बाबूजी आप बहुत बदल गए पहले से, तो बदल गए तो वो अपने स्वभाव की अपेक्षा से बदले या हमारे स्वभाव की अपेक्षा से बदले? हमारे स्वभाव। सबका परिणाम अपने हिसाब से तो हो रहा है, लेकिन हमको वो दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई साहब आप बदल गए। और हो सकता है कि वो बिल्कुल उनका जो बदला ही नहीं हो, आपको दिखाई दे रहा हो ऐसा चेहरा। हमारे भाव बदले, हमारे भाव, हम अपनी अपेक्षा से बोल रहे हैं, परसेप्शन बदल गया हमारा अपनी अपेक्षा से। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। हम खुद बदल गए तो हम उनके अंदर में अब वो अच्छाइयां देखने लगे जो पहले नहीं दिखाई देती। हमारे बदले हो चाहे न बदले हो, हम तो बदल ही गए बस। दूसरे कहते हैं कि तुम बदलो या ना बदलो, हम नहीं बदलेंगे। जो नहीं बदलते हैं वक्त के साथ, वक्त उन्हें बदल के रख देता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो देखो ये हमने आज अन्योन्या भाव का स्वरूप समझा। कितना डिटेल में इन्होंने बहन जी ने दिया है डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने। हालांकि शॉर्ट है, इसे भी मैं शॉर्ट कह रहा हूँ, पर इतना भी आपको सब जगह मिलेगा नहीं। कल मैं आपको अत्यंत अभाव नाम का चौथा अभाव बताऊंगा। दो मैंने नहीं बताए आपको, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। पहले मैं अत्यंत अभाव बताऊंगा, बाद में वो दो भाव ही आप बहुत मजा आ जाएगा, आपको गदगद हो जाओगे कि क्या सिद्धांत है, कितना बढ़िया सिद्धांत है। आपको समझ में आएगा तो आप बहुत हर्ष होगा। ठीक है, और अपन सब्जेक्ट से नहीं उतरे हैं, अपना गाड़ी सब्जेक्ट पर ही चल रही है। सही बात, क्योंकि अपन कर्मों के ऊपर आने वाले हैं। हमारा और दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, कोई रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं, कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, जहां हमें भ्रम होता है कि भाई साहब ये कर्म ही तो मुझे रुलाते हैं। तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कर्म जिन परमाणुओं से निर्मित हुए हैं, जिन पुद्गल से बने हैं, उन पुद्गल का एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करता, तो जीव द्रव्य का भला वो क्या करने वाला। ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझाने के लिए ये चार अभावों की चर्चा हम कर रहे हैं। और भी संसार की बहुत सारी जो बॉन्डिंग की बात आज समझी,
जी। तो साइंस के हिसाब से ये वैलेंसी हो गई कि इस एटम की इतनी वैलेंसी दूसरे की इस वैलेंसी से ही कंबाइन तो- कर सकती है, तो ये हाँ, उसमें बैलेंसिंग भी अपन ये पढ़ेंगे। बात वैसी हो गई। बैलेंसिंग ये बहन जी ये सारा प्रोसेस है, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे मैकेनिकल बॉन्डिंग हो, वेल्डिंग से हो, या आपकी मैग्नेटिक बॉन्डिंग हो, ये सारे प्रोसेस हैं। बैलेंसिंग के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। नहीं, प्रोसेस तो जी। है, जैसे केमिस्ट्री में बॉन्डिंग होती है कि इतनी वैलेंसी से ही कंबाइन करती है डिफरेंट एटम्स यस की। सेम प्रोसेस है, वो भी वही तो मैंने बताया था। सारी चीजें वही है, जी। सारी चीजें वही है। कुल मिला के उन सबसे सिद्धांत एक ही प्रतिपादित होता है कि चाहे आप बैलेंसी के तौर पे चले जाओ, चाहे आप केमिकल बॉन्डिंग में जाओ, चाहे मैकेनिकल बॉन्डिंग में जाओ, सब में सिद्धांत ये लागू होता है कि परमाणुओं की कैसी भी अवस्थाएं क्यों ना हो, वो अपने सचतष्टय से बाहर नहीं जाते, नहीं जाते से। क्योंकि स्कंद कैसे भी स्कंद बन जाए कुछ भी हो। जी। अपन इसकी चर्चा कल और करेंगे, जब अत्यंत अभाव पढ़ेंगे तब आपको और आनंद आने वाला है, क्योंकि अत्यंत अभाव में जो चर्चा होगी वो एक द्रव्य और दूसरी जाति के बारे में होगी। सर इसमें एक आश्चर्य की बात यह है, जी, ये 300-400 साल पुरानी जो अपन बात कर रहे हैं केमिकल और जो बाउंडिंग की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 400 या 500 साल पुरानी अपने जो साइंटिस्टों ने हाँ, सिद्धांत बनाए हैं, क्या लेकिन हमारे यहाँ ये सिद्धांत अनंत सालों से चला आ रहा है। हाँ, बहुत हमेशा सही, से हमेशा से ही है। तो सिद्धांत किसी ने बनाया नहीं, वो तो प्रकृति का एक नियम है। नहीं, प्रकृति का नियम है, लेकिन हमारे शास्त्रों में आगम में लिखा हुआ है ये नियम। देखो, आगम कब से है? आगम लिपिबद्ध ही वस्तु को आगम नहीं कहते, है ना। जिनेंद्र भगवान की वाणी से निकला हुआ जो भी सिद्धांत है, वो उन्होंने इस प्रकृति के नियमों को समझ करके प्रतिपादित किया है, बताया है। वो नेचुरल है। तो अनंत भगवान कब से हैं? सृष्टि कब से है? हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। तो इसलिए जो शासक का जो नियम है वो यही है कि कोई भी नियम आपके समझ में आए या ना आए, सिद्धांत बदलने वाले नहीं है। तो ऐसा मैं नहीं भाई साहब, साइंटिस्टों ने भी तो हमारे आगम को बेस मान के आगे बढ़े हैं। वो हम साइंस के साथ हमारा आगम नहीं है, आगम के हिसाब से साइंस ने जो सिद्ध कर दिया वो साइंस बन गया, जो सिद्ध नहीं हो पाया वो अब भी हमारा पड़ा हुआ है। तो कल अपन एक बात करेंगे, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि एक ही घटना के लिए कई कई थ्योरियां हो सकती हैं और आपको लगेगा कि सभी थ्योरी सही है, जबकि उनमें से एक ही थ्योरी सही होगी। तो अनेक कांतवाद की बात हुई ना सर। वो थ्योरी, जैसे न्यूटन ने कहा कि साहब जो हर एक वस्तु जो है वो ऊपर से नीचे गिरती है, सेब पेड़ से नीचे ही गिरता है। क्यों गिरता है? तो उसने फिर एक एक कल्पना करी कि नीचे बहुत बड़ा एक मैग्नेट लगा है भाई साहब। तो जो कहते ना वो कि साहब वो आपके जो तीर्थंकरों ने देखा क्या चंद्रमा कहाँ है, सूरज कहाँ है? बोले हाँ देखा। बोला आपने देखा है क्या उनको? और उनसे पूछो न्यूटन महाराज से कि वो जो चुंबक लगा हुआ है वो आपने देखा क्या? सही बात है। तो लोग क्या है, वो जो थ्योरीज की जो कल्पना करते हैं उस पर जब तक वो घटनाएं उस हिसाब से घटित होती रहती हैं, कोई उसमें जो है व्यवधान नहीं आता, तब तक अपन बोलते हैं कि यही थ्योरी सही है। अब मान लो एक दिन जो है मैं खड़ा हो जाऊं, मैं बोलूंगा भाई साहब ऊपर से एक ऐसा फोर्स है जो हर एक चीज को धक्का देता है नीचे। नीचे कोई वो नहीं लगा चुंबक, ऊपर में आसमान में एक ऐसा वस्तु है जो पेड़ से गिरने वाली हर चीज को जोर से धक्का देता है तो वो नीचे गिर पड़ती है। मेरी ये रिपल्सन होता है, ऊपर से रिपल्सन होता है साहब, अट्रैक्शन नहीं है नीचे से। बस मेरी थ्योरी है, आप इसे गलत सिद्ध करो। न्यूटन की जगह जेम्स साहब की थ्योरी आ जाएगी, तो नॉट अ ग्रेविटेशनल, इट्स अ रिपल्सन फोर्स। है ना, वो कॉकरोच वाली थ्योरी अपन कल पढ़ेंगे, समय हो गया। धन्यो ब्रो, धन्यो चलो धन्यो ब्रो, नई थ्योरी बना रहे हो। नहीं ये न्यूटन का रिप्लेसमेंट होके आ जाएंगे साहब कुछ दिनों बाद, चिंता मत करो। चलिए सब दिनवाणी मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिन वाणी माता की जय। नमो का